आज एक बार फिर से हाजिर हुए हैं विक्रम वेताल की कहानी लेकर। राजा विक्रमादित्य बार बार वेताल को पेड़ से ला रहे थे और वेताल कहानी सुनाकर जवाब पाकर फिर से पेड़ पर लटक जा रहा था। राजा विक्रमादित्य कई प्रयासों के बाद वेताल को एक बार फिर पकड़ लेते हैं और फिर से शमशान की तरफ चल देते हैं। हर बार की तरह इस बार भी वेताल एक नई कहानी सुनाना शुरू कर देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य पर मांडलिक नामक एक राजा का शासन था। उसकी एक सुंदर पत्नी और एक बेटी थी। राजा की पत्नी का नाम चड़वती था और बेटी का नाम लवण्यवती। जब लवण्यवती बड़ी हुई तो उसके विवाह का समय हुआ। राजा मांडलिक के करीबियों ने चुपके से उसका राज्य हड़प लिया। राजा को उसके परिवार के साथ राज्य से बाहर निकाल दिया गया। राजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ मालव देश की ओर चल दिए। मालव देश चणवती के पिता का राज्य था। चलते चलते जब रात हो गई तो उन्होंने वन में ही रात गुजारने का फैसला किया। राजा ने पत्नी और बेटी से कहा कि तुम जाकर कहीं छिप जाओ, क्योंकि यहाँ आसपास में भीलों का इलाका है। वे रात में तुम लोगों को परेशान कर सकते हैं। राजा की बात पर पत्नी चणवती और बेटी लवण्यवती वन में जाकर छिप जाती हैं। उसी समय भील राजा पर हमला कर देते हैं। राजा बड़ी बहादुरी से भीलों से लड़ता है, लेकिन अंत में मारा जाता है। भीलों के जाने के बाद जब पत्नी और बेटी लवण्यवती वहाँ बाहर आते हैं तो वो राजा को मरा हुआ पाते हैं। राजा के शव को देखकर दोनों को बहुत दुख होता है। दोनों माँ बेटी राजा की मौत का शोक मनाते हुए एक तालाब के किनारे जा पहुंचते हैं। तभी चंड सिंह नाम का एक साहूकार अपने बेटे के साथ वहां से गुजरता है। उसे रास्ते में दो महिलाओं के पैर के निशान दिखाई देते हैं। यह देखकर साहूकार ने अपने बेटे से कहा, अगर ये स्त्रियां मिल जाएं तो तुम जिससे चाहो शादी कर लेना। पिता की यह बात सुनकर बेटा कहता है, पिताजी छोटे पैर वाली तो उम्र में भी कम होगी, इसलिए मैं छोटे पैर वाली से ही शादी करूंगा। आप बड़े पैर वाली से शादी कर लेना। साहूकार की शादी करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन बेटे के बार बार जोर देने के बाद वह राजी हो जाता है। वो दोनों उत्सुकता से उन पैरों के निशान वाली महिलाओं को ढूंढने में जुट जाते हैं। दोनों जब स्त्रियों को ढूंढते ढूंढते तालाब के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वो दो सुंदर स्त्रियां दिखाई देती हैं। साहूकार आगे बढ़कर स्त्रियों से उनका परिचय पूछता है तो रानी चणवती अपनी सारी आपबीती साहूकार को बता देती है। रानी की कहानी सुनकर साहूकार दोनों स्त्रियों को सहारा देने के लिए अपने घर ले आते हैं। संयोग से रानी चणवती के पैर छोटे थे और बेटी लवण्यवती के पैर बड़े थे, इसलिए साहूकार का बेटा रानी चणवती से और साहूकार बेटी लवण्यवती से शादी कर लेता है। उन दोनों की आगे चलकर कई संतान पैदा होती हैं। इतनी कहानी सुनाकर वेताल चुप हो जाता है और फिर विक्रमादित्य से पूछता है, बता विक्रम, अब इन दोनों की संतानों का आपस में रिश्ता क्या होगा? इस सवाल को सोचकर विक्रमादित्य भी सोच में पड़ जाता है। लाख सोचने के बाद भी उसे सही जवाब नहीं सूझता, इसलिए वह चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। यह देखकर वेताल कहता है, राजन, अगर तुम्हें इसका जवाब नहीं पता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पराक्रम और धीरज से बहुत खुश हूँ। मैं इस मुर्दे से निकल जाता हूँ और तुम इस मुर्दे को अपने वादे के अनुसार योगी के पास ले जा सकते हो। लेकिन याद रहे, जब योगी तुम्हें सिर झुकाकर इस मुर्दे को प्रणाम करने को कहें तो तुम उनसे कहना कि पहले आप करके दिखाएं कि कैसे करना है। जब योगी सिर झुकाए तो तभी अपनी तलवार से उसका सिर काट देना। उसका सिर काटकर तुम पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट बन जाओगे। वहीं अगर तुमने उसका सिर नहीं काटा तो योगी तुम्हारी बलि दे देगा और सिद्धि प्राप्त कर लेगा। इतना कहते ही वेताल ने मुर्दे का शरीर छोड़ दिया और राजा विक्रमादित्य मुर्दे का शरीर लेकर योगी के पास पहुंच जाते हैं। योगी के पास पहुंचते ही विक्रमादित्य को योगी कहता है कि मुर्दे को झुककर प्रणाम करे, लेकिन वेताल के कहे अनुसार विक्रमादित्य योगी को पहले प्रणाम करने को बोलते हैं और जैसे ही योगी प्रणाम करने के लिए झुकते हैं, राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार निकालकर योगी का सिर धड़ से अलग कर देते हैं और इस तरह राजा विक्रमादित्य का नाम सम्राट विक्रमादित्य से चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। तो इस तरह से वेताल 25 की 25 कहानियाँ पूरी होती हैं। विक्रम वेताल का कहानी संग्रह आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।